तो जैसा कि अब ये मंथ अब अगस्त का चल रहा है और फिफ्थ से समझिए कि ट्वेल्थ का बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रैश कोर्स का हम वीडियो आप लोगों के लिए बना दें, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। तो वीडियो का जो मेरा कंटेंट रहेगा वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, समझ गए। वो 3 पार्ट्स कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले इंटायर फिजिक्स में जितना डेरिवेशन है, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो आता है डिराइव करने के लिए, वो डेरिवेशन रहेगा। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और लास्टली जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे डील किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। समझ गए बात को। तो ये 3 पार्ट में हम क्लासिफाई कर रहे हैं इंटायर फिजिक्स के 12th के बोर्ड के। ये 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, समझ गए। तो सबसे पहले फिजिक्स में जितना भी डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हम आपको कर देंगे, है ना। जैसे आज डेरिवेशन में जो पहला डेरिवेशन हम करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड-ऑन पोजीशन, ये एग्जाम में पूछता है। इसके बाद फिर आर्बिट्ररी पॉइंट पर भी करवाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड-ऑन पोजीशन, है ना। तो सबसे पहले ब्रॉड-ऑन पोजीशन किसको कहते थे? तो ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करे, ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करे, उसको ब्रॉड-ऑन पोजीशन कहते थे। यानी पॉइंट लाइंग ऑन perpendicular bisector, point lying on perpendicular bisector of dipole, perpendicular bisector of dipole। और एक बात पहले से कह दें कि ज़्यादातर यूज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका सिंबल हम लोग अभी फिलहाल ये यूज करेंगे, समझ गए। तो आइए इस डेरिवेशन को देखते हैं। आप मान लो कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मिडिल पॉइंट O पर है। ये डिस्टेंस आप D मान लो और ये डिस्टेंस D मान लो। A पर रख दो -q का चार्ज और B पर रख दो +q का चार्ज। तो AB आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जिसका मिडिल पॉइंट O है और डाइपोल का लेंथ हो गया 2D हो गया, D + D 2D। आपको ऐसा पॉइंट लेना है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। तो O तो ऑलरेडी AB को बाइसेक्ट कर ही रहा है, बस यहाँ से एक लाइन ले लीजिए जो AB के परपेंडिकुलर हो, जो AB के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ये एंगल 90 डिग्री, और यहीं पर हम लोग को P पॉइंट लिया और O से P का दूरी आप मान लो कि R के बराबर है। आपको AB का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। AB का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। AB का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए, तो
सबसे पहले ए से हमने पी को ज्वाइन कर दिया और हमने बी से पी को भी ज्वाइन कर दिया। तो पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस क्यू भी प्रोड्यूस करेगा और प्लस क्यू भी प्रोड्यूस करेगा, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो पहले माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेल वहीं पर रखा जाता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो पी पर टेल को रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी रेडियल लाइन के लॉन्ग होगा। और चार्ज निगेटिव है तो चार्ज की तरफ होगा, चार्ज निगेटिव है तो चार्ज की तरफ होगा। क्लियर है? यानी इस माइनस क्यू का पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। बोलो क्लियर है? ये आपका हो गया E1, है ना। E1 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी। क्लियर है? वैसे ही प्लस क्यू का फील्ड पी पर इसी रेडियल लाइन के लॉन्ग होगा, टेल पी पर रखेंगे और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से अवे होगा, है ना। मतलब पी पर टेल को रख करके मैंने बीपी को आगे प्रोड्यूस कर दिया। ये आपका हो गया E2, ये आपका क्या हो गया E2। क्लियर है? तो E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी और E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी। चलिए ठीक है, E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी। और एक पॉइंट चार्ज का फील्ड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, के मतलब ये मॉड ऑफ चार्ज बटा जितनी दूरी पर आप निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर, यानी के मॉड ऑफ क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये आर नहीं लेना है, एपी का स्क्वायर। ठीक है, तो के माइनस क्यू का मॉड क्यू हो गया अब बटा एपी का स्क्वायर, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो एपी का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? इन द सेम वे अगर प्लस क्यू का पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये डिस्टेंस लीजिएगा तो बीपी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। तो E2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, और इसका वैल्यू के, चार्ज का वैल्यू क्यू बाई बीपी का स्क्वायर, और ये बराबर के क्यू बाई बीपी का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब इन्हीं दोनों फील्ड का हमको रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट का तो वैसे फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक काम कर सकता है। चूंकि दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके लिए हम रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं, 2 इंटू दोनों वेक्टर का कॉमन मैग्नीट्यूड एंड टू cos थीटा बाई 2, जहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। क्लियर है? तो उसके लिए हमको E1 और E2 के बीच का ये एंगल चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये एंगल कितना होगा, दिया हुआ तो नहीं है क्वेश्चन में। अभी तक के कैलकुलेशन में आपने देखा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर इसको अल्फा मान लें और इसको अल्फा मान लें तो ये टोटल एंगल भी हो जाएगा आपका 2 अल्फा। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये अल्फा तो ये एंगल भी हो जाएगा 2 अल्फा, यानी E1 और E2 के बीच का एंगल मैंने माना 2 अल्फा। तो रिजल्टेंट फील्ड एट P, द
the resultant field at P, the resultant field at P यानी E बराबर 2m, m मतलब कॉमन मैग्नीट्यूड, चाहे ये ले लीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर अब प्लस कितना डी स्क्वायर, बोले क्लियर है। एंड टू कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा का मान है 2 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बराबर 2k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। लेकिन अल्फा एक अननोन क्वांटिटी है, क्योंकि वो मैंने माना था। यहाँ पर दिया हुआ दो ही चीज है, एक तो डाइपोल का लेंथ 2d और O से लेके P तक का डिस्टेंस यानी कि r, और ये दोनों चार्ज आपको दिया हुआ है। अल्फा आपने एज्यूम किया है, तो अल्फा को आप एलिमिनेट करा सकते हो। ट्रायंगल PAO में cos अल्फा इज इक्वल टू B बाई H होगा। cos अल्फा इज इक्वल टू B बाई H, तो B का मतलब D हुआ और H का मतलब AP हुआ, AP, और AP स्क्वायर नहीं AP, और AP का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, AP का मतलब आर स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर। तो cos अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, तो बराबर 2k क्यूब बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब cos अल्फा का मान d बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पर पावर कितना 1/2। चलिए लगभग सारा कैलकुलेशन मैंने कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आया E बराबर, ये बराबर के पहले लिख दीजिए कि Q इंटू 2D लिखिए, Q इंटू 2D। अब बाई इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड कर दीजिए 1 प्लस 1/2 यानी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, आप लोग को याद होगा पॉजिटिव चार्ज को जब डाइपोल के लेंथ से यानी 2D से मल्टीप्लाई करते थे तो वो डाइपोल मोमेंट होता था। यानी Q इंटू 2D ये P के बराबर होगा, जो कि डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2D आपका डाइपोल मोमेंट होगा। तो आप लिख सकते हैं K को E K बराबर इंटू डाइपोल मोमेंट का वैल्यू P, जो कि Q इंटू 2D के जगह पर है, तो KP बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और होल का पावर बोलिए कितना 3/2, और लास्टली K का वैल्यू पुट कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। बात आई समझ में। एक और बात है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से आते हैं तो नेट फील्ड दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यानी ये डायरेक्शन होगा आपके नेट फील्ड का, यानी ई वेक्टर का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जब बाइसेक्ट किया तो ये पूरी एंगल थी 2 अल्फा, अब छिप गया है, ये पूरी एंगल थी 2 अल्फा, अब ये एंगल रह जाएगा अल्फा, ये एंगल रह जाएगा अल्फा। अब आप गौर कीजिए, ये अल्फा और ये अल्फा बराबर है, इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड AB के पैरेलल हुआ, रिजल्टेंट फील्ड AB के पैरेलल हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जानते हैं यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है
पी वेक्टर का नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ वो डायपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट हुआ, डायपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट हुआ, है ना। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, है ना। अभी एक बात और है, अगर डाइपोल बहुत ही शॉर्ट होता तो डी की वैल्यू बहुत कम होती, यानी फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल अगर छोटा होता तो डी का वैल्यू बहुत कम होता। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, डी स्क्वायर को इग्नोर कर देते तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 बचता, और 2 से 2 कैंसिल तो आर क्यूब आ जाता। तो ई का वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, पी बाई कितना आर क्यूब। बोलिए क्लियर है, ये आपका पहला डेरिवेशन हुआ। तो आज पहला लेक्चर में इंट्रो में एक ही डेरिवेशन, अगले क्लास से डेरिवेशन की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग।